Hello everyone, this is Pratibha Nagpal and today we are going to start our chapter first of history of 9th class, that is the French Revolution यानी कि फ्रांस की क्रांति। तो ऐसा फ्रांस में क्या हुआ कि जिसकी वजह से वहां पे रिवोल्यूशन हो रहे थे। ठीक, वहां पे रिवोल्यूशन के क्या क्या कारण थे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें जो इस चैप्टर का मीनिंग है यानी कि जो रिवोल्यूशन जो वर्ड है उसका मीनिंग समझ लेना चाहिए। तो रिवोल्यूशन का मतलब होता है जब कुछ लोगों का ग्रुप बनता है और वो रिवॉल्व करते हैं विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ठीक, क्यों करते हैं रिवॉल्व? क्योंकि उनको कुछ पॉलिटिकल चेंजेस चाहिए होते हैं अपने देश में, अपनी कंट्री में। तो वो तब रिवॉल्व करते हैं और वो जो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में वो जो चेंजेस चाहते हैं अपने देश में, तो उसको हम बोलते हैं रिवोल्यूशन। तो जैसे कि जो फ्रांस था वहां पे क्या था, मोनार्की सिस्टम था। तो वहां का जो राजा था वो कौन था? लुई 16 था। ठीक, तो उनकी जो शादी थी वो बहुत ही ज्यादा जल्दी हो गई थी। 20 साल की उम्र में उनकी शादी हो चुकी थी एक ऑस्ट्रियन की प्रिंसेस के साथ। जब वो राजा बने यानी कि जब वो गद्दी पर बैठे, ठीक, तो उनका जो अपना खजाना था, तो वो क्या था, ट्रेजर, वो बहुत खाली हो चुका था। अब वो खाली क्यों हो चुका था, उसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले है वॉर। जो आपका फ्रांस था ये वॉर में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करता था और आपको पता है कि जब भी कोई कंट्री किसी भी वॉर में पार्टिसिपेट करती है तो उसमें कितना ज्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है, उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। तो इसकी वजह से जो उनका ट्रेजर था वो खाली हो चुका था। नेक्स्ट इसमें जो रीजन है वो है पैलेस ऑफ वर्साइल। वर्साइल, ठीक है। तो इसमें क्या था, ये एक जगह है जहाँ पे कि महल हुआ करता था और वहां के एक्सपेंसेस यानी कि उसको मेंटेन करने के, इस महल को जो मेंटेन करने के एक्सपेंसेस थे वो भी बहुत ज्यादा हुआ करते थे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसमें अमेरिकन कॉलोनीज फ्रॉम ब्रिटेन, यानी कि जो फ्रांस है उसने क्या किया, उसने मदद की। किसकी मदद की? अमेरिकन कॉलोनीज की मदद की। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटेन था इसने कॉलोनीज बनाई हुई थी, अमेरिकन कॉलोनीज बनाई हुई थी, और जो फ्रांस था वो अमेरिका की मदद कर रहा था। तो इसकी वजह से भी जो है आप बोल सकते हो कि उसका जो खजाना था वो खाली हो चुका था। अब इतने ज्यादा एक्सपेंसेस हो गए थे तो इसने क्या किया, इसने लोन लिया और जो लोन का इंटरेस्ट था वो बहुत ज्यादा था, वो 10% था। साथ ही साथ हम इसमें देख रहे हैं कि इसके कुछ अदर एक्सपेंसेस भी थे, जैसे कि पोस्ट ऑफिस, स्कूल ऑफिस को जो है मेंटेन करने का। तो हमने इस स्लाइड में क्या पढ़ा कि लुई 16 के बारे में पढ़ा। उसकी बहुत जल्दी एज में शादी हो चुकी थी एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस के साथ। जब वो गद्दी पर बैठा यानी कि राजा बना तो उसका जो ट्रेजर था वो बहुत खाली हो चुका था। ठीक, और ट्रेजर खाली होने के, एम्प्टी ट्रेजर होने के हमने इसमें ये रीजंस पढ़े। अब हम देख रहे हैं कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी, जो फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो कैसे डिवाइडेड थी। तो वो तीन भागों में डिवाइडेड थी। फर्स्ट है आपका क्लर्जी, सेकंड है नोबिलिटी, एंड थर्ड स्टेट में जो आते हैं वो आते हैं स्मॉल एंड बिग बिजनेसमैन। देखिए, अब जो क्लर्जी है इसमें कौन लोग आते हैं, इसमें वो लोग आ रहे हैं जो कि चर्च में काम करते हैं, लाइक प्रीस्ट। ठीक, नोबिलिटी में कौन लोग आ रहे हैं, जो कि किंग के अंडर में काम कर रहे हैं। और जो थर्ड स्टेट है वो कौन है, स्मॉल एंड बिग बिजनेसमैन, जिसमें कि नॉर्मल पीपल आ रहे हैं। तो इस तरह से तीन भागों में, थ्री पार्ट्स में जो है फ्रांस की सोसाइटी डिवाइडेड थी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, अब जो हमने थ्री इसमें डिविजन्स पढ़े, राइट, जो हमने अभी पहले की स्लाइड में थ्री डिविजन्स पढ़े थे, कौन कौन से? क्लर्जी, नोबिलिटी एंड द थर्ड स्टेट, जिसमें कि बिग एंड स्मॉल बिजनेसमैन आ रहे थे। तो इसमें जो आपका थर्ड स्टेट था उन्हीं को जो है टैक्सेस पे करने पड़ते थे। बाकी जो अपर लेवल के जो थे यानी कि क्लर्जी और नोबिलिटी, इनको कोई भी टैक्स पे नहीं करने पड़ते थे। तो जो टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं वो थर्ड स्टेट को पे करने पड़ रहे हैं। और किस किस तरह के टैक्सेस थे? टिथ एंड टेल। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो, ये पिक्चर के थ्रू भी आप समझ सकते हो। क्या? द थर्ड स्टेट बोर द एंटायर टैक्स बर्डन, यानी कि जितना भी बर्डन था वो थर्ड स्टेट पे था। यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पिक्चर लाइक दिस, कि जो आप इसमें इंसान देख रहे हो जिसके ऊपर ये दोनों बैठे हुए हैं वो आपका थर्ड स्टेट को शो कर रहा है, और ऊपर जो है वो आपकी नोबिलिटी एंड क्लर्जी को शो कर रहा है। इसमें टिथ जो था वो क्या आपका था, टैक्स, एक तरह का टैक्स था जिसमें कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था उसका 1/10 मींस 10% आपको टैक्स पे करना पड़ता था। और जो टेल है, ये आपका जितना भी था डायरेक्टली टैक्स जाता था स्टेट यानी कि गवर्नमेंट को जाता था। और क्लर्जी और नोबिलिटी यानी कि जो इस इंसान के ऊपर जो दोनों बैठे हुए हैं ये इसको एंजॉय करते थे, यानी कि ये इनका रेवेन्यू हुआ करता था और थर्ड स्टेट को वो टैक्स पे करना पड़ता था। सो इस स्लाइड में हम क्या पढ़ रहे, टॉपिक में क्या पढ़ा हमने, कि जितना भी एंटायर बर्डन था टैक्सेस का वो किसके ऊपर था, वो थर्ड स्टेट के ऊपर था।
अब फ्रांस में कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स जो है राइज होने लग गई, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई, तो हम देख रहे हैं इसमें इकोनॉमी की जो है बहुत डाउन चली गई थी। वो क्यों चली गई थी डाउन? क्योंकि वहां की जो पॉपुलेशन है वो 23 मिलियन यानी कि 1715 मीन ईयर ऑफ 1715 वहां की जो पॉपुलेशन थी 23 मिलियन थी, लेकिन 1789 तक आते आते वो 28 मिलियन हो गई। अब आप देख रहे हो कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई। जब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ी है तो ऑब्वियस सी बात है कि फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़नी चाहिए, बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, राइट। तो फूड ग्रेन्स की जो डिमांड है वो बढ़ गई थी, लेकिन वहां का जो प्रोडक्शन था वो अप टू द मार्क नहीं था, यानी कि पॉपुलेशन जितनी बढ़ी उसके हिसाब से वहां का जो आप बोल सकते हो फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन था वो अप टू द मार्क नहीं था। तो हमारा लास्ट पॉइंट में इसमें क्या दिया हुआ है, 1789 तक वहां पे सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ चुकी है। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है जब लोग अपनी जो उनकी बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी और वहां पे फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हो नहीं रहा था, तो वहां पे सब्सिस्टेंस क्राइसिस आई, जिसमें कि जो लोग हैं अपनी जो बेसिक नीड्स है उसको भी फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट हम इसमें देख रहे हैं, अब इतनी ज्यादा जो है, अब आप देखिए कि अगर कोई भी राजा रूल कर रहा है किसी कंट्री पर, जो लुई 16 रूल कर रहा था, अब हमने क्या देखा कि वहां पे जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई, लेकिन आपका फूड प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो पा रहा है पूरा, और सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गई है। तो फिर क्या हुआ, 14 जुलाई 1789 को 7,000 पीपल गैदर हुए, ठीक, और इन्होंने किस पे अटैक कर दिया, बेस्टील पर अटैक कर दिया। बेस्टील एक प्रिजन थी, एक जेल थी, जहां पे राजा मतलब लोगों को कैद करता था, साथ ही साथ वहां पे अपने वेपन्स भी रखता था। तो वहां पे लोगों ने क्या किया, वहां पे कमांडर्स को किल कर दिया, यानी कि उनको मार दिया, और जो जितने भी प्रिजनर्स थे उनको फ्री कर दिया, जेल से मुक्त कर दिया। नेक्स्ट हम इसमें क्या देख रहे हैं, अभी देखो कोई भी अगर रिवोल्ट होता है, कोई भी रेवोल्यूशन अगर हो रहा है, तो उसमें जो है आपका मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनकी बहुत ज्यादा अहम भूमिका रहती है, ठीक। तो ऐसे ही आपके इसमें जो कुछ फिलोसफर्स हैं, जो कुछ एजुकेटेड पीपल है, उनकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो इसमें आपका है जॉन लॉक, रोसू एंड मॉन्टेस्क्यू। तो इन तीनों की, जो ये तीनों फिलोसफर्स थे, इन तीनों की बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो अहम भूमिका रही इस रिवॉल्ट में। इस आप बोल सकते हो आउटब्रेक जो रिवॉल्ट था उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन लोगों ने प्ले किया। ये कह रहे थे कि जो अगर मोनार्क हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं तो वो क्या है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, यानी कि हम उनको जो है खुद से चुने, इलेक्शन होना चाहिए। साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी जैसे इस थ्री टाइप्स के आप बोल सकते हो जो पार्ट्स हैं हमारे गवर्नमेंट के, उस तरह से वर्क होना चाहिए। तो इनका ये कहना था इसमें। नेक्स्ट हम देख रहे हैं द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, यानी कि कैसे जो रेवोल्यूशन है, जो क्रांति वहां पे स्टार्ट हुई, ठीक, तो उसने एक बहुत बड़ा रूप, एक बहुत बड़े, एक बोल सकते लेवल पे कैसे वहां पे रिवॉल्ट हुआ। तो देखो, जो भी अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता था, ठीक, तो वो एक स्टेट जनरल असेंबली के द्वारा लिया जाता था। स्टेट जनरल असेंबली जो है एक पॉलिटिकल बॉडी है, तो इसमें हम समझ रहे हैं जिसमें कि स्टेट जनरल असेंबली, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि हर एक स्टेट के एक एक रिप्रेजेंटेटिव होते थे और उसमें एक एक वोट उनका होता था, यानी कि एक स्टेट उनका एक रिप्रेजेंटेटिव और एक वोट वो दे सकते थे, ठीक। देयर वर्क was how to impose and increase taxes, और इनका क्या काम होता था कि कैसे वो इम्पोज कर सकते हैं टैक्सेस और कैसे बढ़ा सकते हैं टैक्सेस, ठीक। लेकिन उसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि सिर्फ मोनार्क ही इस मीटिंग को बुला सकता था। किस मीटिंग को? स्टेट जनरल की जो मीटिंग है उसको बुला सकता था। तो लुई 16 ने, जो वहां का मोनार्क था, इसने ये मीटिंग बुलाई 5 मई 1789 को, जिसमें आप देख सकते हो उस मीटिंग में 300 जो मेंबर्स थे वो फर्स्ट स्टेट का है, 300 मेंबर सेकंड स्टेट के है, लेकिन 600 मेंबर्स आए आपके थर्ड स्टेट, यानी कि स्मॉल और बिग बिजनेसमैन जो थे, जो आपके थर्ड स्टेट को बिलोंग करते थे, वो इसमें आए। साथ ही साथ हम इसमें ये भी देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 3 तरह के लोगों को इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया। कौन कौन से थे वो? पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड वुमेन। तो इसके बाद इसमें क्या हुआ, जो ये थर्ड स्टेट के लोग थे, इन्होंने एक डिमांड रखी कि जो आप ये बोल रहे हो कि एक स्टेट है और एक रिप्रेजेंटेटिव, तो अगर ये कोई भी टैक्स का आप बोल सकते हो कि प्रस्ताव रखेंगे, है ना, कुछ भी अगर बिल या ड्राफ्ट ये रखेंगे सामने, तो टोटल 3 वोट्स हो गए। अब 3 वोट में फर्स्ट और सेकंड क्लर्जी और नोबल्टी का हो गया, तो मेजोरिटी तो हमेशा फिर इन्हीं की आएगी, इन्हीं के हक में फैसला सुनाया जाएगा। तो थर्ड स्टेट के लोगों ने बोला कि आप 1 स्टेट 1 रिप्रेजेंटेटिव की जगह आप 1 मेंबर 1 वोट कर दीजिए, 1 मेंबर 1 वोट। तो इससे क्या होगा, इक्वल डिवीजन हो गया।
फर्स्ट और सेकेंड स्टेट में 300 मेंबर्स मीन 600 मेंबर्स हो गए, वहीं आपके थर्ड स्टेट में भी 600 मेंबर्स हो गए। तो अब बहुत ज्यादा चांसेस जो है वो बढ़ गए थे कि जो डिसीजन लिया जाएगा वो फेयर डिसीजन लिया जाएगा। तो लेकिन अब मोनार्क था वो इस बात को कहाँ मानता, क्यों मोनार्क भी आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेट से बिलोंग करता था। तो मोनार्क ने इसको मना कर दिए, इस प्रस्ताव से इनकार कर दिया कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तो अब क्या हुआ, जो मेंबर्स थे आपके थर्ड स्टेट के, ये एक साथ आए, इन्होंने ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम था नेशनल असेंबली। ठीक है, उन्होंने एक ग्रुप बनाया और ग्रुप का क्या नाम था, नेशनल असेंबली। साथ ही साथ इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन भी फॉर्म किया, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन को भी बनाया, जिसमें कि इन्होंने क्या देखा, मेन इनका पॉइंट क्या था कि मोनार्क अगर कुछ भी काम कर रहा है तो वो किसके अंतर्गत करेगा, उसकी जो आप बोल सकते हो पावर्स वो लिमिटेड रहेंगी। किस में लिमिटेड रहेंगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है वो सर्वोपरि रहेगा। साथ ही साथ इसमें एक ट्विस्ट एक ये है कि जो मीराबी जो कि नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, एंड एबीसीज जो कि एक प्रीस्ट थे, उन्होंने नेशनल असेंबली को लीड किया। ठीक, ये दोनों कौन सी आप बोल सकते हो कि क्लास से बिलोंग करते थे, प्रिविलेज क्लास से, मींस फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट से बिलोंग करते थे, बट इन्होंने नेशनल असेंबली को लीड किया और साथ ही साथ एक इन्होंने आर्टिकल भी छपाया, व्हाट इज थर्ड स्टेट करके। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं कि रिवोल्ट के कारण काफी ज्यादा चेंजेस आए। अब रिवोल्ट के कारण यानी कि जो इतना ज्यादा रेवोल्यूशन हो रहा था, क्रांति हो रही थी, उसके कारण क्या क्या चेंजेस आए। जो किंग था, जो मोनार्क था, उसने नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अपनी सहमति दे दी। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अपनी सहमति दे दी तो इसके कारण जो इकोनॉमी है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो आने ही थे। तो 4 अगस्त 1789 को जो फ्यूडल सिस्टम था वो एबॉलिश कर दिया गया। टैक्सेस जो है वो क्लर्जी के ऊपर भी इम्पोज हुए। जो लैंड चर्च ने ले रखी थी अब उसको किंग ने सीज कर लिया, यानी कि किंग ने अपने अंडर ले लिया। ठीक, जो मोनार्की थी वहां पर वो अब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हो गई। मोनार्की तो अभी भी है बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। पहले मोनार्की में क्या था कि उसकी पावर्स बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं थी कि वो जो चाहता था वो कर सकता था, बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या है, अब मोनार्क जो भी करेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट में रहकर करेगा, यानी कि जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो उसको मानना पड़ेगा और उससे बाहर जाकर वो कोई भी अपना ऐसा एक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट अब हम क्या देख रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल चेंजेस आए, जैसे कि जो पावर्स है वो कैसे कैसे डिवाइड हो गए, लेजिस्लेटर में, एग्जीक्यूटिव में एंड जुडिशरी में। अब हम इसमें देख रहे हैं कि लेजिस्लेटर में क्या आ रहा है, आपका नेशनल असेंबली आ रही है और साथ ही साथ वो लोग आ रहे हैं जो कि वोट कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव में कौन आ रहे हैं, किंग्स और मिनिस्टर्स, और जुडिशरी में जजेस आ रहे हैं। तो हम इस ऊपर के पॉइंट से क्या बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुका था 1791 तक। अब इसमें कौन कौन टैक्स पे कर सकता है, मेन जो कि 25 ईयर्स से ऊपर के हैं, जो कि कौन यानी कि जो ज्यादा टैक्स पे कर सकता है ना सिर्फ वही वोट कर सकते थे। इसमें एक ये भी है, हु पे टैक्सेस 3 days ऑफ लेबर वेजेस, यानी कि जो 3 दिन का जो लेबर का वेजेस है वो जो टैक्स पे कर रहा है वो इसमें क्या है वोट भी दे सकते थे। वुमेन जो है इसमें अलाउ नहीं थी, यानी कि वुमेन को, औरतों को अभी भी हक नहीं था कि वो वोट दे सके, इसलिए वो पैसिव सिटीजन थी और जो लोग वोट दे सकते हैं वो एक्टिव सिटीजन के नाम से जाने गए। नेक्स्ट अब क्या दिया हुआ है कि फ्रांस ने क्या मोनार्की को बिल्कुल एबॉलिश कर दिया और वहां पे जो है रिपब्लिक जो है वो बन चुका था। मोनार्की चाहे वैसे सिंपल मोनार्की हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो उसको बिल्कुल आप बोल सकते हो हटा दिया, वहां पे रिपब्लिक वो बन चुका था। तो आप देख रहे थे हमने इसमें पहले क्या पढ़ा, जो लुई 16 था वो एग्री हो चुका था, यानी कि वो उसने अपनी सहमति दिखा दी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन पे ठीक है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानूंगा, लेकिन वो सीक्रेटली एंटर हो चुका था एक डील के साथ जो रशियन किंग के साथ हो रही थी। वो कॉन्स्टिट्यूशन पे सहमत हो चुका था लेकिन साथ ही साथ बहुत ही सीक्रेट तरीके से वो रशिया के किंग के साथ भी कुछ डील कर रहा था। तो जैसे ही नेशनल असेंबली को पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है तो उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी, यानी किसके साथ डिक्लेयर कर दी, रशिया के साथ डिक्लेयर कर दी और ऑस्ट्रिया के साथ डिक्लेयर की। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो रशिया के अगेंस्ट नहीं किया, उन्होंने किसके अगेंस्ट किया,
किंग और एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट जो है उन्होंने अपनी वॉर को छेड़ा, यानी कि वो ये नहीं देख रहे थे कि हम रशिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो ये देख रहे थे कि हम किंग के खिलाफ लड़ रहे हैं और एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब जब लोगों में एक सेम फीलिंग आ जाती है तो उसको पेट्रोटिक फीलिंग बोला गया, ठीक है, वो लोगों में आप बोल सकते हो कि डेवलप हो गई, और मर्सिलीज जो है वहां का एक नया नेशनल एंथम बन चुका था फ्रांस के लोगों का। अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि वॉर के दौरान क्योंकि लड़ाई हो रही थी, युद्ध हो रहा है, अब उसके दौरान बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि जो मेन थे वो आपके वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे, साथ ही साथ जो वुमेन थी वो क्या देख रही थी, क्रॉप्स को देख रही थी। उस टाइम पे क्लब्स जो है वो बनने शुरू हो गए थे। पॉलिटिकल क्लब बना जिसका नाम था जैकोबिन क्लब, ठीक। जैकोबिन कौन थे अब हम ये देखते हैं। ये बिलोंग करते थे आपके लेस प्रॉस्पेरस सेक्शंस को, यानी कि जो हाई फाई नहीं हुआ करते थे, बहुत ही ज्यादा सिंपल हुआ करते थे। आप बोल सकते हो जैसे कि स्मॉल शॉपकीपर्स है, शू मेकर्स है या प्रिंटर्स है। और जैकोबिन क्लब का जो लीडर था वो था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ठीक। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसमें कि 1792 तक जो फूड प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके थे। अब फूड प्राइसेस इंक्रीज हो चुके हैं तो अब क्या हुआ, लोग जो है लुई 16 के साथ खुश नहीं थे। इसकी वजह से 10 अगस्त 1792 को लोगों ने अटैक कर दिया द पैलेस ऑफ द पैलेस ऑफ टुरिलिस, ठीक है। और वहां पे क्या किया, वहां पे उसके राजा और उसकी पूरी एंटायर फैमिली को प्रेजेंट कर दिया, यानी कि बंदी बना लिया। क्यों बंदी बना लिया भाई, अब राजा है उसको अपनी प्रजा का तो ख्याल रखना चाहिए। फूड प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इतना ज्यादा रिवोल्ट हो रहा है, लेकिन राजा को कुछ उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा, लुई 16 को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो लोगों का जो है गुस्सा भड़का और उन्होंने जो है उसको बंदी बना लिया। अब लुईस 16 जो है हेड नहीं रहा, मींस लुईस 16 वाज नॉट द हेड। और वहां पे फिर इलेक्शन हुए जिसमें कि अब लोगों को आप बोल सकते हो कि राइट दिया गया, राइट टू वोट। जो भी 21 साल से ऊपर है और उनके पास चाहे प्रॉपर्टी है या नहीं है, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब वो जो है वोट दे सकते हैं। फिर वहां पे एक वोटिंग के बाद एक नई असेंबली जो है वो इलेक्ट हुई जिसका नाम था कन्वेंशन, ठीक। 21 सितंबर 1792 को मोनार्की जो है बिल्कुल एंड हो चुकी थी और फ्रांस जो है रिपब्लिक बन चुका था। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो है वो आपका हेड ऑफ द गवर्नमेंट बन गया, बना सिर्फ एक साल के लिए था, दैट इज द ईयर ऑफ 1793 टू 94। और वो जो है आपका रेन ऑफ टेरर यानी कि आतंक का जो आप बोल सकते हो टाइम, वो वहां पे कहा गया। अब वो क्यों कहा गया ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ रहे हैं। देखिए रेन ऑफ टायर जो कि एक साल का समय था। अब इसको क्या लगता था, रॉबर्ट स्पियर को मींस जो मैक्सिमिलियन रॉबर्ट स्पियर था उसको क्या लगता था कि जो भी इसका एनिमी है, ठीक है, उसको वो मरवा देता था। वो कैसे, चाहे वो आपका एक्स नोबल हो, क्लर्जी से बिलोंग करता हो कोई भी मेंबर, या किसी अदर पार्टी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हो, इवन उसकी अगर कोई अपनी भी मेंबर होता था ना पार्टी का, उसको भी वो जो है अगर कोई भी उससे सहमत नहीं होता था तो उसको वो अरेस्ट करवाता था और जेल में डलवा देता था, साथ ही साथ उसका ट्रिब्यूनल, रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल यानी कि कोर्ट में भिजवा देता था। अगर वो कोर्ट में गिल्टी पाया गया तो फिर क्या होता था, उसको गिलेटिन्ड कर दिया जाता था। गिलेटिन्ड क्या है, एक ऐसा डिवाइस होता था, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, एक ऐसा डिवाइस होता था कि जिससे कि मौत की सजा उनको मिलती थी। अब इसने कुछ अदर लॉ भी जो है इसने आप बोल सकते हो इश्यू किए। वो क्या थे कि इनकी जो वेजेस होती थी लोगों की वो बहुत लिमिटेड कर दी। अच्छा, लिमिटेड द अमाउंट ऑफ मीट एंड ब्रेड दैट वन कुड बाय, यानी कि लोग ब्रेड को कितना कंज्यूम कर सकते हैं ये भी उसने सेट कर दिया। और जो फार्मर्स हैं, ठीक है, हार्वेस्टिंग के बाद जितना भी फार्मर्स के पास प्रोडक्शन आता है वो एक फिक्स रेट पे वो गवर्नमेंट को सेल आउट करेगा। सो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इन पॉइंट्स हम बोल सकते हैं कि जो एक साल ये इसने इस पे रूल किया तो वो रेन ऑफ टेरर, आतंक का जो टाइम है वो कहलाया। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं, अब वो तो उसको आप देख रहे हो कि इस तरह से किया गया। अब क्या हुआ, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे बना जिसमें कि क्या बोला गया है, ओनली अ पर्सन विद हाउस कैन वोट, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसके पास हाउस है, अपना हाउस है, वो वोट दे सकता है। उसमें क्या हो रहा है कि जो पीपल है फ्रांस के वो 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल को चूज करेंगे और फिर ये जो काउंसिल है ये डायरेक्टरी बनाएगी 5 मेंबर्स की, ठीक है। अब क्या हुआ, ये डायरेक्टरी और जो आप बोल सकते हो लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब इनमें जो है आप बोल सकते हो तनाव बढ़ गया, इनमें जो है लड़ाई स्टार्ट होगी, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए। तो हम क्या देख रहे हैं कि वहां पे कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं था और नेपोलियन बोनापार्ट फिर वहां पे पावर में आ चुका था। अब देखिए वुमेन का रोल क्या था रेवोल्यूशन में। अब कोई भी अगर ऐसा आता है ना कि
कोई भी चैप्टर में वुमेन का अगर जिक्र किया गया है तो वो क्वेश्चन फिर आपका एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो इसमें दिया हुआ डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, कि वुमेन का भी कुछ रेवोल्यूशन था इसमें, उन्होंने किया कुछ। देखिए फ्रांस में जो भी रेवोल्यूशन हुआ उसमें वुमेन ने बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया, ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि वहां पे पहले तो सिचुएशन क्या थी वुमेन की। तो जो डॉटर्स थी वो नोबल्स और वेल्दियर मेंबर्स, यानी कि जो थर्ड स्टेट के वेल्दियर मेंबर्स से सिर्फ वही पढ़ सकती थी, ठीक है। नोबल्स की डॉटर्स पढ़ सकती थी और जो वेल्दियर मेंबर थे थर्ड स्टेट के, सिर्फ वही अपनी बेटियों को पढ़ा सकते थे। अब वुमेन जो है, जो वर्किंग वुमेन थी, उनके लिए ये दिक्कत हो जाती थी कि उनको बाहर तो काम करना पड़ ही रहा है, साथ ही साथ अपनी फैमिली को भी ध्यान रखना पड़ रहा है, जैसे कि खाना पकाना है या पानी लेकर आना है या ब्रेड के लिए भी जो है उनको लाइन में लगना पड़ता था, साथ ही साथ अपने बच्चों की देखभाल करना पड़ रहा है, ये सारा। इनकी जो वेजेस होती थी, वुमेन की जो वेजेस होती थी, बहुत ही लो वेजेस पे काम किया करते थे। इसकी वजह से जब इतना ज्यादा उन पे आप बोल सकते हो कि बर्डन आ गया, एक तरह का प्रेशर आ गया, तो फिर क्या हुआ, वुमेन ने, औरतों ने स्टार्ट कर दिया अपना पॉलिटिकल क्लब और न्यूज़पेपर, ठीक है। उस टाइम पे 60 वुमेन्स क्लब बन चुके थे और जो सबसे फेमस था वो था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ये जो है आपका 1 मार्क क्वेश्चंस भी है, ऐसे जो बोल्ड लेटर्स में दिए हुए हैं ना कुछ कुछ आपके टॉपिक्स में, तो आप इसको मार्क भी कर सकते हैं। 1 मार्क क्वेश्चंस भी है, साथ ही साथ लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकता है, और ये तो टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है वुमेन का, ठीक। तो जो सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन है, ये जो आपका बोल सकते हो क्लब बहुत ज्यादा फेमस क्लब था। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, अब इन्होंने जो डिमांड, इन्होंने पॉलिटिकल क्लब तो बना लिए, लेकिन इनकी अब डिमांड क्या थी, ये पॉलिटिकल राइट्स चाहते थे अपने, कि इनकी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इनके पास भी राइट टू वोट हो। अभी तक इनके पास राइट टू वोट नहीं आया था। साथ ही ये भी चाहते थे कि इनको भी इलेक्ट किया जाए असेंबली में, यानी कि असेंबली में भी इनके रिप्रेजेंटेटिव हो। अब नए लॉ क्या पास हुए जो गवर्नमेंट ने पास की वुमेन के लिए, नए नए स्कूल बनाए गए, कंपलसरी कर दी एजुकेशन। अब किसी भी लेडी की, वुमेन की फोर्सफुल मैरिज नहीं होती थी। मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट में जो है टर्न कर, मतलब आप बोल सकते हो कि मैरिज जो है एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुकी थी और रजिस्टर्ड होती थी अंडर द सिविल लॉ। डिवोर्स जो था अब एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था। जो वुमेन है उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी अपना, ताकि वो एक स्मॉल बिजनेस कर सके। साथ ही साथ जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि उनको राइट टू वोट मिल चुका था 1946 में। तो इस तरह से हमने देखा कि वुमेन का कैसे रोल, इंपॉर्टेंट रोल रहा, उन्होंने कैसे अपने क्लब्स बनाए, कौन सा क्लब इंपॉर्टेंट रहा, साथ ही साथ इन्होंने जो रिवोल्ट क्लब्स है वो क्यों बनाए, इनकी क्या डिमांड थी, और जब इन्होंने डिमांड की अपनी तो उसमें इनको कौन कौन से प्रिविलेजेस मिले। नेक्स्ट अब हम क्या देख रहे हैं, अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। सो जो एबोलिशन ऑफ स्लेवरी है, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ रहे हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो कैरिबियन की जो आप बोल सकते हैं कॉलोनीज थी, कौन कौन सी कॉलोनीज थी, एक तो गडालूप, ठीक है, सैन डोमिंगो एंड मैडेंटिक्यू। तो ये जो थी आपकी इंपॉर्टेंट कॉलोनीज थी, आप बोल सकते हो क्यों, क्योंकि ये सप्लाई करती थी, कौन कौन सी कमोडिटीज सप्लाई करती थी, टबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफी। अब इसमें जो स्लेव ट्रेड बना वो 3 कंट्रीज के बीच में बना, किन के बीच में बना 3 कंट्रीज के बीच में बना आपका यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में। जो आपका स्लेव ट्रेड था ये स्टार्ट हुआ था लगभग आपका 17th सेंचुरी में। साथ ही साथ स्लेव ट्रेड हुआ क्या मतलब किस तरह से ये काम किया करता था, जिसकी वजह से हमने इसको स्लेव ट्रेड बोला। देखो जो फ्रेंच के मर्चेंट्स थे ये जाते थे आपके अफ्रीका में, कैसे अफ्रीका में जाते थे, बॉर्डो और नैंटीज जो आपकी सिटी थी यहाँ से जाते थे, अफ्रीकन कोस्ट पे पहुंचते थे, फिर वहां से ये स्लेव्स को परचेज यानी कि खरीदा करते थे। किन से, पहले तो किन से मिलते थे, लोकल चीफ्टेन से मिलते थे, चीफ्टेन से ये स्लेव्स को परचेज करते थे, इनको खरीदते थे। उसके बाद ये जो इन्होंने स्लेव्स को खरीदा, जो फ्रेंच मर्चेंट्स से इन्होंने स्लेव्स को जो खरीदा, ये सेल आउट करते थे अमेरिका में, और इनको अमेरिका में जाने के लिए 3 मंथ्स लग जाते थे, यानी कि अफ्रीका से अमेरिका में जाने के लिए 3 मंथ्स का इनको टाइम लगता था। तो फिर वहां पे ये अफ्रीका में अमेरिका में किसको सेल आउट करते थे, ये प्लांटेशन वर्कर्स को सेल आउट करते थे। उसके बाद 18th सेंचुरी तक क्या होने लगा, वहां पर बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो स्लैगिंग ऑफ स्लेवरी, मतलब बहुत ज्यादा निंदा होने लगी स्लेवरी की। फिर जैकोबिन क्लब जो है कोई भी ऐसा एक्ट जो है वो पास नहीं कर रहा था कि जिसकी वजह से जो स्लेवरी है उसको आप एबॉलिश कर सको। इसलिए जो मोस्टली क्यों उन्होंने ऐसा वो कानून क्यों नहीं बना रहे थे, क्योंकि जो थर्ड स्टेट के लोग, जो मतलब जो जैकोबिन क्लब के जो लोग थे, ठीक है, वो उसमें जो मोस्टली थे वो बिजनेसमैन थे, और बिजनेसमैन स्लेव ट्रेड से ही अर्न करते थे। इसकी वजह से जो है वो कोई भी कानून ऐसा नहीं बना रहे थे। लेकिन 1794 में
एक जो कन्वेंशन था, ठीक है, उन्होंने बैन कर दी स्लेवरी। 10 साल बाद दोबारा से नेपोलियन आया और उसने क्या किया, दोबारा से स्लेवरी ले आया। लेकिन एट लास्ट जो स्लेवरी एबॉलिश हुई फ्रांस की कॉलोनीज में इन द ईयर ऑफ 1846 में जो है फाइनली जो स्लेवरी है वो बिल्कुल तरीके से खत्म हो चुकी थी, मींस जो दास प्रथा है वो खत्म हो गई थी। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं रिवोल्यूशन इन द एवरीडे। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। ठीक है, सेंसरशिप क्या है, जब भी आप कुछ प्रिंट करना चाह रहे हैं या फिर आप कुछ लाइक ऑडियोज वीडियोज या मैगजीन न्यूज़पेपर्स में कुछ भी पब्लिश करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको किसी की परमिशन ना लेनी पड़े, और अगर आपको कोई परमिशन लेनी पड़े दैट इज सेंसर बोर्ड। जैसे कि हमारे इंडिया में क्या होता है कि अगर कोई भी फिल्म आपकी जब अगर कोई भी फिल्म है वो आप लाइक आप बोल सकते हैं मार्केट में आने वाली है, राइट, तो उसमें क्या है कि उनको सेंसर बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है, यानी कि पिक्चर हमें दिखाने से पहले किसके पास जाते हैं, सेंसर बोर्ड के पास। और उनको अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि जो ऐसा कोई भी कंटेंट है जो जिससे कि हमारे देश के लिए जो सही नहीं है, कि हाँ इससे कुछ रिवॉल्ट हो सकता है या फिर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ सकता, तो वो सेंसर बोर्ड बोलता है कि ये सीन आप कट कर दो। या कुछ कई बार तो मूवीज में नहीं उनको बोला जाता कि मूवीज के लिए भी परमिशन नहीं देता है सेंसर बोर्ड। तो सेंसर बोर्ड क्या है कि एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि परमिशन देती है कि हाँ आप ऐसे ऐसे जो है पब्लिश कर सकते हो, या फिर उसके पास राइट है कि आप कौन सी चीज पब्लिश करवा सकते हो या कौन सी नहीं। ठीक है, तो वहां पे जो फ्रांस है वहां पे सेंसरशिप एबॉलिश हो चुकी थी। 1789 में जो है सेंसरशिप एबॉलिश होगी। इसका मतलब क्या है कि मीडिया फ्री है कि अब वो कोई भी आर्टिकल बुक्स और न्यूज़पेपर्स में छाप सकते हैं। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम द फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट। अब जो है अब सेंसरशिप हट गई, अब यानी कि कोई भी कोई स्पीच दे सकता है, अपने एक्सप्रेशन यानी कि जो भी उसके व्यूज हैं, थॉट्स हैं, वो अब जो है पब्लिश करवा सकता है। न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस। इसमें यही दिया हुआ है कि अब जो है लोगों को बहुत ज्यादा चांसेस मिल गए थे कि अब वो जो भी सोचते हैं, ये जो भी डिस्कस कर रहे हैं अपने इवेंट चेंजेस जो भी फ्रांस में हुए हैं, अपने व्यूज जो भी वो छपवाना चाहते हैं, प्रिंट करवाना चाहते हैं, वो इजीली करवा सकते हैं। अब इसमें क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो मीन्स दैट अपोजिंग व्यू ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस। अब ये है कि जो अपोजिंग व्यूज हैं वो भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो, यानी कि अब हर किसी के पास राइट है कि जो भी वो सोचते हैं वो उसको पब्लिश करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है 1804 में जो है इसने अपने आप को एम्परर घोषित कर दिया था फ्रांस का। अब इसका मन नहीं भरा फ्रांस पे रूल करने के लिए, मतलब फ्रांस पे तो रूल कर ही रहा था, साथ ही साथ ये चाहता था कि मैं जो हूँ और कंट्रीज पे भी रूल करूँ। तो इसने क्या किया, और कंट्रीज पर रूल किया, और जो इसके आप बोल सकते हो कि फैमिली मेंबर्स है उनको वहां का शासक बना दिया, राजा बना दिया। ये नए नए लॉज लेकर आया था, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, साथ ही साथ एक इसने यूनिफॉर्म सिस्टम को भी जो है इंट्रोड्यूस किया, वेट और मेजरिंग का जो एक डेसिमल सिस्टम लेके आया। बट इसने जैसे स्टार्ट किया 1804 में रूल करना स्टार्ट किया फ्रांस पे, लेकिन 1815 में 1815 में इन द बैटल ऑफ वाटरलू ये डिफीट हो गया, ये वहां पे हार गया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर नेपोलियन ना हारता तो पता नहीं चैप्टर और कितना लंबा जाता। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दिस वीडियो। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया और अच्छा लगा सो प्लीज इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया। थैंक यू सो मच।